को प्रणाम करता हूं एवं नेहरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महू इतिहास विभाग के द्वारा आयोजित विद्यार्थी व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 महामारी से सुरक्षा में सहायक भारतीय संस्कृति विषय पर व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैं मनीष चतुर्वेदी आपको इस विषय से जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो इस विषय को समझने से पूर्व हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ये भारतीय संस्कृति है क्या। हमारे हिंदुस्तान में एक उर्दू के शायर हुए इकबाल साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, पर कुछ तो ऐसी बात है कि हंसते मिटती नहीं हमारी। इसके कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि हमारी भारतीय संस्कृति कई हज़ारों वर्ष पुरानी है, कई लाखों वर्ष पुरानी है, और हमारी भारतीय संस्कृति के आसपास कोई संस्कृति भटकती भी नहीं थी। हमारी संस्कृति कई वर्षों के उपरांत कई संस्कृतियों ने जन्म लिया, परंतु वे किसी न किसी कारणवश से विवश होकर के समाप्त हो गए, और ना जाने आज भी कई ऐसी संस्कृतियां अपने अस्तित्व को बचाने हेतु दर दर की ठोकरें खाने पर विवश हैं। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई आपदाओं के कारण, कई कठिनाइयों के कारण, कई महामारी के कारण, कई जान मान का हमला, या फिर कई आतंकी हमले, या कुछ भी हो सकता है। परंतु कई ऐसी संस्कृतियां आज भी अपने अस्तित्व को बचाने पर विवश हैं, ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये जो कोविड-19 महामारी है, ये पहली बार एक महामारी के रूप में हम सभी के समक्ष ये नहीं, इसके पूर्व भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी ही भारतीय संस्कृति नहीं अपितु समूचे विश्व की बड़ी बड़ी संस्कृतियों पर प्रहार कर चुकी हैं। जैसे एक बीमारी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, प्लेग नाम की बीमारी हम सभी ने सुनी है। हमारे भारत में प्लेग का अस्तित्व 1994 गुजरात से प्रारंभ हुआ था। इसके पूर्व 18वीं शताब्दी में यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। हमारे देश में 1994 के आने के उपरांत जब इससे एकाएक लोगों की मृत्यु होने लगी, तब जब इस पर शोध हुए और इस पर सारी रिसर्च हुए, तब ये पता चला कि इसके पीछे का कारण है, यह बीमारी चूहों से फैलती है। चूहों में ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जिसके कारण इस बीमारी से लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है। आपको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब मैंने आंकड़े निकाले तो मुझे पता चला कि विश्व के, यूरोप के एवं बड़े बड़े देशों के मृत्यु दर और भारत की मृत्यु दर में ज़मीन आसमान का अंतर था। भारत में मृत्यु दर विश्व के देशों के मुकाबले आधे से भी कम था। इसके पीछे का कारण था हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी स्वतः स्फूर्त शक्ति काफ़ी मजबूत थी, जिसके कारण हमने ऐसी बड़ी बड़ी महामारियों से लड़कर विजय प्राप्त करी। और एक अद्भुत बात और बताना चाहूँगा, हम सभी ने एक बीमारी का नाम और सुना है, चेचक। चेचक विश्व प्रसिद्ध बीमारी है। इसने एक बार में कई लाखों जनमानस को तबाही की चपेट में ला करके मृत्यु की गोद में सुलाया है। परंतु आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे, और आप इस बात को अच्छे से जानते भी हैं कि चेचक हमारे भारत में किस नाम से जाना जाता है। चेचक हमारे भारत में जाना जाता है छोटी माता और बड़ी माता के नाम पर। ज़रा सोचिए कि भारत में, भारतीय संस्कृति में इस चेचक को छोटी माता और बड़ी माता का स्थान क्यों दिया गया है? आप देखेंगे ज़रा, चेचक जो बीमारी थी, इसमें संक्रमण होते थे, लोग एक दूसरे से छूने से फैलते थे एवं एक दूसरे के आसपास भी आने से लोग डरते थे। देखिए हमारी संस्कृति में कितना मतलब विराटपन था। यहाँ पर लोग एक दूसरे से दूरी बनाने के खातिर इस बीमारी को माता का रूप दिया। इसमें कुछ चीज़ों का हमने ध्यान रखा, जैसे कि जिसको भी संक्रमित ये हो जाता था, जिसको भी छोटी माता या बड़ी माता निकल आती थी, उसको घर के अन्य सदस्यों से दूर रख दिया जाता था। अर्थात उसको अलग कक्ष में रखते थे, उसको अलग भोजन देते थे, उसको अलग सारी चीज़ें देते, उसको शुद्ध भोजन दिया जाता था, उसको
तेल से रहित भोजन दिया जाता था। इसका अर्थात ये नहीं कि उसको हेय दृष्टि से देखा जाता था, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य यह था कि उसके अंदर माता का अंश विद्यमान हो जाता था और माता का सम्मान करने हेतु हम उसे अलग रखते थे। देखिए, ये कुरीति कह सकती है पाश्चात्य संस्कृति, परंतु हमने इसे सभ्यता के रूप में स्वीकारा और उसमें माता का अंश मानने से उससे दूरी हमने स्थापित कर ली, जिससे हम स्वयं ही संक्रमित व्यक्ति से के संपर्क में आने से टूट गए और ये चेन टूट गई, जिसके कारण ये संक्रमण फैलने से रुक गया। भारत में यही छोटी छोटी सभ्यताएं ही मिलकर के एक विराटपन ले लेती हैं। हमने छोटे छोटे चीज़ों से एकजुटता पाई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमने बड़ी से बड़ी महामारियों को डटकर लड़कर उससे विजय प्राप्त की है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज इस कोविड-19 महामारी के उत्पन्न के उपरांत बड़ी बड़ी सरकारें सभी लोगों को जागरूक करने हेतु कितने अथक प्रयास कर रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के मायने पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, 1 गज की दूरी सबके लिए ज़रूरी, ऐसी बातें बता रहे हैं, मास्क अनिवार्यता बता रहे हैं एवं सख्त नियम कायदे कानून लगा रहे हैं। पर सोचिए, जहाँ पूरा विश्व इस कायदे कानून पर चलता था, वहाँ हमारा भारत, हमारी भारतीय संस्कृति इन सभ्यताओं को स्वयं ही जन्म दे देती थी एवं हमें किसी सरकार के आदेश निर्देशों की आवश्यकता नहीं थी। हमें वो स्वतः स्फूर्त शक्ति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती थी। हमारी मानसिक चेतना में, हमारी मानसिक बुद्धि में ये बातें आत्मघर कर जाती थी और हम ऐसी बीमारियों से लड़ने के घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे एवं घरेलू सभ्यताएं स्वयं ही निर्मित कर लिया करते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि हम बड़ी बड़ी महामारियों को ऐसे मात दे दिया करते थे। यह सब हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। आखिर इस सब के पीछे का कारण क्या था? ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा क्यों बना? इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने जब कारण देखा दोस्तों, तो मुझे पता चला विश्वास। किस बात पर विश्वास? विश्वास इस बात पर कि समूची प्रकृति ईश्वर का अवतार है। आप देखिए, हमने अगर हम हमारे कई हज़ारों वर्ष पुराने वेद ग्रंथों को उठाएंगे, उपनिषदों को उठाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेदों को पढ़ेंगे, तो हमें ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि हमने हमारी सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में, हमारे ईश्वरों को हमने काल्पनिक दृष्टि से जन्म नहीं दिया, अभी तो प्राकृतिक संवेदनाओं को ईश्वर का अवतार माना। आप देखिए, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारा मनुष्य का शरीर पंचभूतों से मिलकर बना, पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसे वे कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। इस बात को तुलसी जी ने बड़े ही अच्छे रूप से व्यक्त की, जिसमें वे कहते हैं हमारे शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। तो आप सोचिए, हमने इसी पंच तत्व को ईश्वर का स्थान दिया है। हमने वायु को पवन देव का स्थान दिया है, हमने बादलों को इंद्र देव का स्थान दिया है, हमने जल को जल देवता का स्थान दिया है, हमने अग्नि को अग्नि देवता का स्थान दिया है। मतलब ये जो पंचभूत हैं, ये हमारे लिए प्राकृतिक ईश्वर हैं। हमने प्राकृतिक चीज़ों को, प्राकृतिक वातावरण को ईश्वर का अवतार माना है, ईश्वर का उसमें अंश माना है, जिसके कारण हम अपने जीवन को, अपने शरीर को ईश्वर से सदैव जोड़ करके रखते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बन के आती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ी विजय का कारण है। इसी कारण इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो संवेदनशीलता हमारी भारतीय संस्कृति में है, वो किसी और संस्कृति में नहीं, क्योंकि हम उससे लड़ते हैं, उससे विजय भी प्राप्त करते हैं। अब यदि मैं कोविड-19 महामारी के संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, तो आप सभी को मैं एक विषय से अवगत कराना चाहता हूँ कि आज इस अवधारणा को प्रत्येक हिंदुस्तानियों के, प्रत्येक भारतीयों के मन मस्तिष्क में उतारने का प्रयास किया गया है कि अंग्रेजी सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता, यूरोप की सभ्यता सबसे अदम्य सभ्यता है, सबसे सभ्य समाज है। तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उनकी सभ्यता आखिर प्रारंभ कब हुई? अमेरिका की सभ्यता आज से 300 से 400 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुई। यूरोप की सभ्यता ईसा के उपरांत प्रारंभ हुई। और सोचिए, अगर शिक्षा ही एक सभ्यता का पैमाना है, तो मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है
कि जिस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अनपढ़ मानी जाती है, हमारा भारत देश, उस देश की जनसंख्या को हमारे देश के प्रधान सेवक यह बात समझाने में पूर्णतः सफल हुए कि लॉकडाउन का पालन कैसे करना है इस महामारी से बचने के लिए। सोचिए कितनी विराट बात है, कितना सुखद का विषय है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसा सभ्य देश, जिसने पूरे विश्व में सभ्यता की मिसाल कायम की, जिसे कहा जाता है, वह सभ्य देश, उस देश के राष्ट्रपति आज भी इस बात को बोल बोल कर थक गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, परंतु उनकी बात को वहाँ पर सुनने तक कोई लोग तैयार नहीं है। एवं उन दिन दहाड़े घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर उनके बात का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज वहाँ पर मृत्यु के ढेर लगते जा रहे हैं, मृत्यु के सन्नाटाओं से गूंजती जा रही है वहाँ की सड़कें, एवं वहाँ के लोगों को मृत्युशैयाएँ, कब्रिस्तानों में 2 गज की ज़मीन भी नसीब नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे भारत ने इससे लड़ने में, इससे डटकर सामना करने में पूर्णतः सफलता प्राप्त की है। यदि मैं यह कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। कल तक जो अमेरिका, कल तक जो यूरोप ऐसी बातों पर गर्व कर रहे थे, इस बात पर अहम कर रहे थे कि उन्होंने चंद्रमा की परिक्रमा कर ली है, उन्होंने कई ग्रह उपग्रह खोज निकाले हैं, वे महाशक्तिशाली, अमेरिका अपने आप को महाशक्तिशाली देश मान बैठा था, इस बात का उसे अहम हो गया था। आज वह देश इतनी खतरनाक गति से नीचे गिरा है कि उसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। वह अमेरिका, उसको इस बात का अहम हो गया था कि वह प्रकृति से जीत सकता है इस विज्ञान की बदौलत, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, यही उसकी सबसे बड़ी, अर्थात प्रकृति से मनुष्य कभी जीत नहीं सकता। और वहीं पाश्चात्य का, अमेरिका का यह मानना था कि वह प्रकृति को हरा सकते हैं इस विज्ञान की बदौलत। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मातृत्व का स्थान दिया है, और इस बात को स्पष्ट कहा गया है, कई ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को कभी भी जीता नहीं जा सकता, मनुष्य प्रकृति पर विजय कभी नहीं प्राप्त कर सकता। और जिस दिन मनुष्य ने इस बात का दृढ़ किया कि वह प्रकृति पर विजय पाएगा, उस दिन प्रकृति अपने संपूर्ण पर होगी, और उस दिन मनुष्य का सर्वनाश प्रारंभ हो जाएगा। और यही हुआ। अमेरिका जैसे देशों ने जहाँ प्रकृति को जीतने का प्रयत्न किया, वहाँ अमेरिका जैसे देशों का सर्वनाश होना प्रारंभ हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि विज्ञान एक साधन हो सकता है, साध्य कभी नहीं, और अमेरिका ने उसे साध्य समझ लिया, जिसका परिणाम हम भली भांति देख रहे हैं। परंतु आज आखिरकार संपूर्ण जगत की नज़र भारत पर अड़ी हुई है, डटी हुई है, तो भारत को निहार रहे हैं, एवं आज भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि WHO की कुछ रिपोर्टें आई हैं, जिसमें वे कहते हैं कि इस कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हम सभी को प्रणाम करना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अब सोचिए, हाथ मिलाना यूरोपीय सभ्यता का प्रतीक था, और प्रणाम करना हमारी भारतीय सभ्यता का प्रतीक, भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। तो आज WHO ने इसे स्वीकार किया है, और हमने तो इसे सदियों पूर्व ही स्वीकार लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हम दूसरों से दूरी बना करके रख रहे हैं। आज WHO कहता है कि आपको कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोना है। हमारे यहाँ तो यह एक संस्कार के रूप में माना जाता था कि आप कहीं से भी आएँ, बाहर से आए, या किसी भी कार्य को करने से पूर्व हाथ धोना अनिवार्य रूप से माना जाता था। हमारे यहाँ पर हाथ धोने का संस्कार था, हस्त प्रक्षालन का संस्कार था, हस्त प्रक्षालन जिसे मैं कह रहा हूँ, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व हाथ धोने का संस्कार। हमारे यहाँ शुद्धि का बहुत अधिक महत्व था। यदि लघु शंका करके आने के उपरांत व्यक्ति आता है तो उसे 7 बार कुल्ला करने का नियम था, हाथों को घिस कर धोना, पैरों को धोना, ये सारे नियम बताए गए थे हमारे भारतीय संस्कृति में। आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में भोजन के उपरांत नहाना अनिवार्य रूप से ज़रूरी था। नहाने के उपरांत ही आप भोजन करेंगे, ये हमारी भारतीय संस्कृति में जीवंत रूप था। आज भी ये होता है, जहाँ पर भारतीय संस्कृति को पूर्णतः रूप से स्वीकार किया गया है। भारत के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वृक्षों का, पौधों का भी बहुत महत्व था। तुलसी, जिसे आज वैज्ञानिक, जिसे आज नासा
एंटीबायोटिक पौधे के रूप में स्वीकार कर रही है, सदियों पूर्व हमने इसे माता का सम्माननीय स्थान दिया। और यह कहा जाता है कि जिस हिंदू के घर में भी तुलसी का पौधा नहीं होता उसका घर अशुद्ध माना जाता है, उसका घर अस्वीकार्य योग्य होता है। और हम भोजन करने से पूर्व तुलसी का भोग लगाते हैं, उसके उपरांत ही भोजन किया करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। वो तुलसी हमारे शरीर के अंदरूनी कीटाणुओं से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है एवं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पात्रों में भोजन करने का भी बड़ा महत्व था। हमारे यहाँ पर आज के जिस प्रकार के बर्तन उपयोग किए जाते हैं उन बर्तनों का पूर्णतः निषेध था। हमारे यहाँ पर पीतल के बर्तन का, तांबे के बर्तनों का एवं मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। तांबे के बर्तन में भोजन किया जाता था, तांबे के बर्तन में जल पिया जाता था, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। आज भी घड़ों का प्रयोग किया जाता है। आज वैज्ञानिक यह सिद्ध कर रहे हैं कि तांबे के लोटे में जल पीना, पीतल की थाली में भोजन करना, मिट्टी के घड़े का जल पीना अत्यधिक स्वच्छ माना जाता है एवं उसमें कीटाणुओं के मरने की ज़्यादा संभावना होती है और हम स्वच्छ भोजन कर सकते हैं। तो सोचिए, जिस भारतीय संस्कृति ने इसे सदियों पूर्व ही स्वीकार कर लिया, आज वैज्ञानिक उसको यथार्थता की धरातल पर सिद्ध कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों का भी बड़ा महत्व था। हमारे यहाँ पीपल, वट, नीम, आंवला जैसे वृक्षों की पूजा की जाती थी। इनको जल अर्पण करने का रोज का विधान था। आज यह सिद्ध किया जा चुका है कि इन वृक्षों से औषधियाँ बनाई जाती हैं, इन वृक्षों से वायु की शुद्धता अत्यधिक होती है। हमारे यहाँ तो इन्हें ईश्वर का स्थान दिया जाता था। बिना पीपल के परिक्रमा किए गए कोई भी आस्था, कोई भी उपवास आपका पूर्ण नहीं माना जाता था। यह हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया है। हाँ, कई अपवाद आज भी खड़े हो सकते हैं कि आखिर जब भारतीय संस्कृति इतनी अदम्य, इतनी विराट है तो भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे का मैं आप सभी को कारण बता देना चाहता हूँ कि हम जानते हैं भारत गाँवों का देश है एवं असली भारत गाँव में निवास करता है। आज भी भारत की असली भारतीय संस्कृति हमारे देश के 5 लाख गाँव में निवास करती है। आप ये इतिहास, आज जब से हमारे देश में कोरोना महामारी कोविड-19 का प्रकोप चला है, तब से आज तक के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत के एक भी गांव में कोविड-19 के कोई भी महामारी का अत्यधिक प्रचंड रूप देखने को नहीं मिला है। आज भी भारत के गांव सुरक्षित हैं, स्वस्थ अवस्था में हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर कोई प्रभावित है तो वो है शहर, महानगर, सिटीज़, जिन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके पीछे का कारण है कि इन शहरों में, इन महानगरों में पाश्चात्यकरण को, अंग्रेजी सभ्यता को बहुत महत्ता दी गई है। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बात करते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी तो पा ली, परंतु हमने अंग्रेजी सभ्यता से, अंग्रेजी कल्चर से आज़ादी नहीं पाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज शहरों ने इसका भुगतान भरा है, परंतु आज गांव आज भी स्वस्थ अवस्था में है। इसके पीछे का कारण क्या है? गाँव में लोग सुबह सुबह जल्दी उठ करके, सारे क्रियाकर्म करके, खेतों में जा कर के शाक सब्जी लेकर के ताज़ा सब्जी खाते हैं एवं खेतों को हल चलाने से पूर्व अपने पसीने से सींचते हैं, उसके उपरांत जल से, जिसका परिणाम यह होता है कि शस्य श्यामला लहलहा उठती है और किसानों की खेती स्वर्ण खेतों से सज जाती है। और इसी के कारण हमारे देश के किसानों की, ग्रामीण वासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक हुष्ट पुष्ट रहती है। आप जानते हैं, इस बात को जानकर हैरान होंगे कि शहरों के लोग एसी के कक्षों में बैठ करके और शेयर मार्केट की उछाल और नीचले को देखते हुए अपने इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें तो वो कभी नहीं कर सकते। परंतु ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति सदैव इस चलचलाती धूप में भी घरों से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं, दिन रात हष्ट पुष्ट वाली मेहनत करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बड़े बड़े रोगों उनके निकट भी नहीं आते हैं। मुझे बताते हुए बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति है आत्मवृत्ति सर्वभूतेषु सह यह पश्यति सह पंडिता, अर्थात हमारे यहाँ पर मांसाहार का पूर्णतः निषेध माना गया है। हमारी संस्कृति में मांसाहार को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता, उसका समर्थन नहीं किया जाता। सोचिए, यदि समूचा विश्व इस
भारतीय संस्कृति का मूल चरित्र समझ लेगा तो ऐसी कोरोना जैसी महामारी का जन्म ही नहीं होता। आज ये कहा जाता है कि अत्यधिक मात्रा में चमगादड़ों की मृत्यु से इस कोरोना महामारी ने जन्म लिया है। तो सोचिए, यदि समूचा विश्व शाकाहार की ओर बढ़ जाए, और यह हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, जिसके 14वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस व्यक्ति ने भी अपनी पूर्ण तमोगुणीय प्रवृत्ति को सतोगुण में परिवर्तित कर लिया, वो समूल रोगों से मुक्त हो जाएगा। और सतोगुण कहता भी यही है कि शाकाहारी बनिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। यदि हम शाकाहार की ओर जाएंगे, सत्वगुणी बनेंगे, तो हम पुनः अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हमारी संस्कृति इतनी विराट अदम्य संस्कृति है, जिसने पहले मंत्र में यह कह दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। वहीं दूसरे मंत्र में यह कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा विश्व सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सारे रोग दोषों से मुक्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। सभी के जीवन से समूल दुखों का नाश हो जाए। ये है हमारे देश की भारतीय संस्कृति। आज यह मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी हमारी भारतीय संस्कृति को जो छूट रही है किसी न किसी कारणवश से शहरों में, उसको भी जीवंत रूप देने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें और समझ करके दूसरों को समझाने का प्रयास करें। क्योंकि यदि आप एक बार भारतीय संस्कृति को समझ गए तो विश्वास मानिए, आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास का पूरा समाज शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, जैसा कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं। तो आज से ही इस भारतीय संस्कृति को सहर्ष स्वीकारिए और गर्व कीजिए कि हम वो सौभाग्यवान हैं कि हमें भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में हम तनिक भी नहीं चूकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अंततः अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शोभा जैन मैम का, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर मुन्नालाल उपाध्याय सर का, एवं HOD डिपार्टमेंट की इतिहास विभाग की मैडम डॉक्टर मंजुला निगवाल जी का मैं कृतज्ञ आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। एवं मैं आशा करता हूँ यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो आप मुझे अपना अबोध बालक समझकर मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति।